हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है वह इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाइए मैक्सिमम आउटपुट लाइए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पढ़ने जाएँ तो एक मोटी बुक है जो IAS अंकर है या और भी मार्केट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेते हैं या ये बुकलेट ले लेते हैं ना आप, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन मिसलेनियस भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखिए और देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हर चीज़ देखिए, ओजोन लेयर या बाघ रिजर्व सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सबको धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं खाद जाल। देखिए, खाद जाल, सबसे पहले हम समझें कि खाद है क्या। यानी कि आप बताइए, फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं। बताइए, फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि हमें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी कि खाने के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी के द्वारा ही हम क्या करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप फूड कंज्यूम करते हैं, यानी फूड को खाते हैं, उसी प्रकार से जीव जंतु भी होते हैं, ये भी ये फूड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हाँ, लेकिन इनका भी क्या है, एक पर्टिकुलर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक हैं, इनको कौन कंज्यूम करेगा? प्राथमिक उपभोक्ता कंज्यूम करेगा। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन करेगा कंज्यूम? द्वितीयक उपभोक्ता करेगा। यानी कि जो इनकी सीरीज है ऐसे ही चलती आएगी, एक इनकी एक श्रृंखला का ये एक क्रम है। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्राथमिक उत्पादक होते क्या हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे डिफिनेशन पूछ ली गई कि प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं। आप इतना समझिए कि प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, यानी कि इनको कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। अच्छा, ये बताइए, हम लोग क्या है, हम लोग दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि हम भी अपने आप फूड बनाते हैं? तो हम क्या है, हम भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हम भी अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, हम भी पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधे तथा जंतुओं पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे और घास होते हैं, जो सन के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। आप ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। ये जो हम बता रहे हैं, घास एवं वृक्ष एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का क्रम है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक पेड़ है। देखिए, पेड़ है, ये इसको क्या बोल दिया गया? प्राथमिक उत्पादक। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो अपना खाना स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं? उत्पादक, यानी प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। ये अपना खाना प्रकाश की सनलाइट में अपने आप बना लेते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पत्तियाँ हैं, फूड है, कौन खाएगा? जिराफ खाएगा, इधर ये भी खाएगा। फिर इनको कौन खाएगा? ये शेर खा जाएगा। यानी कि ये कौन हो गया? ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, जो शेर है ये पत्तियां नहीं खा सकता है। शेर है, पत्तियां नहीं खाएगा। शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा। तो तो पत्तियां कौन खाएगा? जिराफ हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, गाय हो गया, भैंस हो गया। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता ये कहलाए जाएंगे। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को कंज्यूम करेगा उसको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। आप ऐसे समझ सकते हैं। इधर आप ये देखिए, अब ये इसको कौन खा सकता है? जब ये मर जाएगा तो इसको कौन खा सकता है? गिद्ध या चील खा सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको कौन खा सकता है? लॉयन खा सकता है। इधर आप देख रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इस पे ये घास हो गया, घास पे टिड्डा बैठा, टिड्डा को चिड़िया खा गई, चिड़िया को फिर ये खा गया। तो ऐसे ही क्रम बनता है। यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में एक ये खाद्य श्रृंखला का काम करता है। यानी कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये निश्चित है। अगर ऐसा ना हो ना, तो हमारे धरती पे, पृथ्वी पे तो एक ही क्रम के जीव जंतुओं की एकदम से भीड़ लग जाएगी, जो कि हमारे लिए आवश्यक है कि एक दूसरे को कंज्यूम करें। देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे, ये भी कौन खा रहा है? हिरन को कौन खाएगा? ये लायन खाएगा। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जब लायन मर जाएगा तो इसको कौन कंज्यूम करेगा? ये गिद्ध कंज्यूम करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं,
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, खाद्य जाल। अब तो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं पारितंत्र के कार्य क्या हैं। देखिए पारितंत्र के क्या कार्य क्या है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह करना। क्या करते हैं, देखिए जब भी हम फूड चैन यानी एक दूसरे को खाते हैं या कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है। तो इसी में क्या है, ये जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चैन जो अभी बताया मैंने कि ये इसको कंज्यूम करेगा, ये इसको कंज्यूम करेगा, तो इसी में क्या है, ये ऊर्जा का प्रवाह करेगा। ठीक है, और क्या है, पोषकों का चक्रण, जिसे क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसको मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया है। पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारितंत्र का विकास, समस्थापन या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ, ये सब क्या है, पारितंत्र के कार्य हैं। अब देखिए पारितंत्र, देखिए ये आप चार्ट देखिए, ध्यान में रखिए। ये देखिए पारितंत्र में क्या समाहित है, सबसे पहले आप ये देखिए पारितंत्र में क्या क्या समाहित है, समुदाय, जनसंख्या और व्यक्तिगत समाहित है। और किनसे मिलकर बना हुआ है, आप देख रहे हैं किनसे मिलकर बना हुआ, अजैविक घटक, जिसमें कौन कौन से शामिल है अजैविक घटक में, आप देखिए अजैविक घटक में कौन कौन से शामिल है, आप देख रहे हैं पदार्थों का चक्रण शामिल है। क्या शामिल है, पदार्थों का चक्रण शामिल है। और इसमें आप देख रहे हैं इसमें कौन पोषित होता है, जैव भू रासायनिक चक्र पोषित होता है। अब और दूसरा देखेंगे जैविक घटक। जैविक घटक आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, ये उत्पादक, बृहत उपभोक्ता और सूक्ष्म उपभोक्ता। क्या है, उत्पादक, बृहत उपभोक्ता और सूक्ष्म उपभोक्ता। ये जैविक घटक पर कौन कौन से निर्भर होते हैं आप ये भी देख रहे हैं। या जैविक घटक में भी शामिल है पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह, इसमें भी शामिल है। देखिए पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह, आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह में कौन कौन शामिल है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। क्या आते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। ये दूसरे क्या करते हैं, ये एक दूसरे से अंतर क्रिया करना। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी दूसरे से अंतर क्रिया कैसे करते हैं। ये जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है, ये दोनों टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये एक दूसरे से क्या है, अंतर क्रिया करना है। और पदार्थों के चक्र में कौन पोषित होता है, जैव भू रासायनिक चक्र पोषित होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये है हमारा उत्पादक। उत्पादक में कौन कौन से, तो आप देख रहे हैं उत्पादक में कौन कौन से, समुदाय, जनसंख्या और व्यक्तिगत। देखिए ये दोनों के समान होते हैं और समुदाय से ये अलग होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बस आप इसमें इतना ध्यान रखिए, जो पारितंत्र में कौन समाहित है, समुदाय, जनसंख्या और व्यक्तिगत, ये समाहित है। और किनसे मिलकर बना है, अजैविक घटक और जैविक घटक। बस आप इतना ध्यान में रखिएगा। और ऊर्जा का प्रवाह भी मैंने बताया, इसमें कौन कौन शामिल है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करना। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अब आइए हम देखते हैं मानव रूपांतरित पारितंत्रों के उदाहरण। क्या है, मानव रूपांतरित पारितंत्रों के उदाहरण, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है, कृषि पारितंत्र, एग्रो इकोसिस्टम, वृक्षारोपण, प्लांटेशन फॉरेस्ट, नगरीय पारितंत्र, अर्बन इकोसिस्टम, एक्वाकल्चर। ठीक है, एक्वाकल्चर, ये सब क्या है, हमारे मानव रूपांतरित ये जो पारितंत्र हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा मानव रूपांतरित पारितंत्र नहीं है, तो आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि मानव मतलब क्या है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। आप देख रहे हैं कृषि भी मानव के द्वारा है, वृक्षारोपण भी मानव द्वारा किया जाता है, नगरीय पारितंत्र भी मानव के द्वारा ही बसाया जाता है, एक्वाकल्चर भी मानव ही करता है, और ग्रामीण पारितंत्र, ठीक है, रूरल इकोसिस्टम और औद्योगिक क्षेत्र, प्रयोगशाला संवर्धन, ये सब क्या है, मानव रूपांतरित पारितंत्र है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन बन जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होंगे तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए मानव द्वारा निर्मित पारितंत्रों की विशेषताएं है क्या। देखिए ये अत्यधिक सरल होते हैं, सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, न्यूनतम प्रजाति विविधता है, सरल एवं लघु खाद्य श्रृंखलाएं हैं, रोगों के प्रति अत्यधिक क्या है, संवेदनशील है, अस्थायी प्रकृति के होते हैं, उत्तरजीविका के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर होते हैं, मृदा अपरदन के प्रति क्या होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित पारितंत्रों की ये विशेषताएं होती है। देखिए एक बार और रिपीट करते हैं क्या होते हैं। देखिए जो मानव बनाते हैं उनके द्वारा पारितंत्र कैसा होता है, ये अत्यधिक सरल होते हैं, सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं होते हैं, न्यूनतम प्रजाति, इसमें विविधता होती है वो न्यूनतम होती है, सरल एवं लघु खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, अस्थायी प्रकृति हैं, उत्तरजीविता के लिए मानवीय सहायता पर ये निर्भर हैं, मृदा अपरदन के प्रति क्या है, ये संवेदनशील है। अब देखिए क्या है, पारिस्थितिकी उत्पादकता। देखिए इसमें क्या है, ये पारितंत्र हैं, इसमें औसत नेट प्राथमिक क्या है, उत्पादकता। देखिए जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये 2000 कितना है, 2000 ग्राम, ये किसको, ये जो मेजरमेंट किसमें किया जाएगा, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर
ठीक है, वर्ष में ये किस में किया जाएगा, इसमें मेजरमेंट किया जाएगा। जो ज्वार नदमुख है ये भी 2000 है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ये भी 1300 है। उष्ण सवाना क्षेत्र 700 है। कृषि क्षेत्र जो है इसमें कितना है, 650 है। घास क्षेत्र 600 है। समस्त सागरीय क्षेत्र 155 है। टुंड्रा क्षेत्र तथा अल्पाइन 140 है। खुले सागर 125 है। रेगिस्तानी क्षेत्र 03 से 70 है। समस्त पृथ्वी औसत कितनी है, 320 है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे इससे क्वेश्चन जल्दी से बनता नहीं है, बट क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाता है, तो आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं ये प्राकृतिक पारितंत्रों में रूपांतरण या क्षरण का कारण क्या है। जो प्राकृतिक पारितंत्र हैं उसमें रूपांतरण क्यों होता है तथा उसका क्षरण का कारण क्या है। तो क्या है, आप देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि तो बहुत हो रही है। क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। मानवीय जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगी, जो मानवीय आवश्यकताएं होंगी उनकी भी वृद्धि होगी, और जब होगी तो उनकी क्या होगा, जीवन शैली में उनका चेंज होगा, परिवर्तन होगा। आज आप लोग खुद ही देख रहे होंगे जो आपके पूर्वज किए हैं, यानी कि दादा दादी किए हैं, वो आप नहीं कर रहे होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि आप वैसी लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे होंगे, या आप वैसे नहीं जीते हैं, तो कितना चेंज आया आप ऐसे समझ सकते। तो उसी तरीके से हमारे किसमें है, प्राकृतिक पारितंत्रों में भी रूपांतरण या चेंज है। यही सब कारण है। सबसे कारण क्या है, आप ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि है, मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होगी, और जीवन शैली में परिवर्तन होगा। देखिए, मैं कई बार इसलिए रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको यहीं पे ही जो लेक्चर आप देख रहे हैं ना, इसी पे ही आपको 95% यानी कि सब कुछ याद हो जाए, सिर्फ थोड़ा ही बच जाए जो आपको रिवीजन के लिए है। इसीलिए मैं कई बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब आप सुनते हैं ना, तो बार बार वही चीज़ जब सुनते हैं ना तो आपको याद हो जाता है। अब आइए देखिए, कुछ प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बताया कि जो ये प्रश्न होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आप आए हुए होते हैं वो सब यही होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। जलीय पारितंत्र में सामान्यतः उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक तत्व कौन है, यानी कि जो हमारा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उसका कौन है निर्धारक तत्व, वो सूर्य है, यानी कि से क्या है, प्रकाश है। जलीय पारितंत्रों में जो उत्पादकता की सीमा निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन। किसमें है, जलीय पारितंत्र में, याद रखिएगा। जो स्थलीय पारितंत्र में सर्वाधिक औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है, एनपीपी होती है, क्या है, जल भराव एवं दलदली क्षेत्रों तथा विषुवतीय रेखाओं में इसमें सबसे ज़्यादा होती है। आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक क्या है, ये स्थलीय था, क्या तो अभी हमने देखा था स्थलीय पारितंत्र था। ये जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी होती है। किसमें, जलीय में, शैवाल क्षेत्र एवं प्रवाल तथा एस्चुरी में सबसे ज़्यादा होती है। और स्थल में कौन सा होता है, जल भराव एवं दलदली क्षेत्रों तथा विषुवत रेखीय वनों में होता है। और इसमें कौन सा होता है, जल में शैवाल क्षेत्र एवं प्रवाल तथा एस्चुरी में। देखिए, कुछ चीज़ आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कार्बनिक पदार्थ जैव भार की उत्पादित हुई कुल मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीपीपी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या है, कार्बनिक पदार्थ की उत्पादित हुई कुल मात्रा कहलाती है। प्रत्येक पोषण स्तर में सुलभ स्थितिज ऊर्जा जिसका अगली ऊपरी पोषण स्तर में स्थानांतरण होना की मात्रा में कमी होती, क्या होती है, की मात्रा में कमी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक पोषण स्तर में सुलभ यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका अगले ऊपरी पोषण स्तर में क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कि इसकी मात्रा में कमी होती है। अब ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये ओडम के अनुसार, ओडम ने कब दिया था, 1959 में दिया था। ओडम ने कब दिया था, 1959 में। इनके अनुसार क्या है, विश्व की उत्पादकता स्तरों में विभाजन। क्या है, पहला क्या है, उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश, मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश, निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश। देखिए, उच्च में कौन सा आएगा, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, ज्वार नदमुख क्षेत्र, गहन कृषि क्षेत्र, ये इसमें उच्च में आएगा। मध्यम कौन से आएंगे, घास क्षेत्र, झीलें, खेती मध्यम में आएंगे। निम्न में कौन से आएंगे, गहरे सागरीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश या आर्कटिक क्षेत्र, ये सब निम्न में आएंगे। निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता क्षेत्र है। आप देख रहे हैं गहरे सागर में निम्न है, और मध्यम घास हो गया, झीलें हो गए, खेत उच्च
ऊष्म में कौन हो गया, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र हो गया, जलोढ़ मैदान, ज्वार नदमुख क्षेत्र, गहन कृषि क्षेत्र हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, पारितंत्र की उत्पादकता की श्रेणियां, कौन कौन सी श्रेणियां आप देख रहे हैं, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, निवल उत्पादकता या आप प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक क्या होते हैं, ये अभी मैंने बताया, जो प्राथमिक होते हैं जो ये क्या होते हैं, सेल्फ यानी कि स्वपोषी से रिलेटेड होते हैं, जो स्वपोषी या प्रोड्यूसर से संबंधित होते हैं। स्वस्थानीय रहती हैं, यानी कि 2 आयाम है, एक आयाम है सकल प्राथमिक उत्पादकता GPP, एक है निवल प्राथमिक उत्पादकता जो NPP। इसको क्या है, जो NPP इक्वल टू क्या है, NPP इक्वल टू GPP से श्वसन दर हमारा क्या कर देंगे, NPP कैसे निकलेगा, इसमें हम GPP से श्वसन दर जो है हम माइनस कर देंगे तो NPP निकल जाएगा। अब देखिए क्या है, द्वितीयक उत्पादकता क्या है, इसको क्या है आप देख रहे हैं, मैंने बताया था स्वपोषी कौन खाएगा, उसका अगला खाएगा। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, मांसाहारियों एवं परपोषियों से संबंधित होती हैं, गतिशील रहती हैं। आप देखते हैं ये गतिशील रहते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, मांसाहारी स्तर पर संचित ऊर्जा की दर होती है, स्वस्थायी नहीं होती हैं, उपभोक्ता द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। निवल क्या है, जैव पदार्थ की वह संचित दर जो परपोषियों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती, किसके द्वारा नहीं लाई जाती है, परपोषियों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती है। इकाई आवर्तकाल में निवल प्राथमिक उत्पादकता एवं परपोषियों द्वारा व्यय का अंतर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए ऊर्जा का प्रवाह। आप देखिए ऊर्जा के 2 नियम हैं, हमने देखा था ऊष्मागतिकी के 2 नियमों पर आधारित है। आप देख रहे हैं ऊष्मागतिकी के या थर्मोडायनेमिक्स आप बोल सकते हैं। इनके जो प्रथम नियम है और जो ऊष्मागतिकी का द्वितीयक नियम क्या है, इसके देखिए ऊर्जा ना तो निर्मित होती है ना ही नष्ट होती है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये परिवर्तित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ना तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, बल्कि ये क्या होता है, जो ऊर्जा होती है एक फॉर्म से यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होती है, ये चेंज होती है, नहीं परिवर्तित होती है। सौर ऊर्जा भोजन तथा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। जो सौर ऊर्जा है भोजन तथा ऊष्मा के रूप में क्या होती है, चेंज होती है। अब आइए सेकंड नियम क्या कहलाता है, ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता, यानी कि अपने आप तब तक इसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जब तक कि ऊर्जा का क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से ना हो। किससे ना हो, ऊर्जा का क्षय ऊर्जा के केंद्र से, किसी केंद्र से ना हो। पारितंत्र में भोज ऊर्जा का स्थानांतरण, जो पारितंत्र में जो भोज ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक जीव से दूसरे जीव में होता है, जो कि अभी मैंने बताया है कि घास है, घास को कौन खाएगा, जिराफ खाएगा या गाय भैंस बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, शेर खा सकता है। आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मीडियम है। ठीक है, अब आइए देखते हैं खाद्य श्रृंखला। फूड है क्या, जो कि अभी हमने बताया है फूड है क्या, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त हो। हम भी खाना क्यों खाते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, वनस्पति क्या होती है, स्वपोषी होती हैं। जंतु क्या होते हैं, खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। हम भी खाने के लिए ये क्या है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे तथा जंतु पर निर्भर होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो ह्यूमन होते हैं किस पर निर्भर होते हैं, ये भी खाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे तथा जंतु दोनों पे निर्भर होते हैं। यानी कि कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ आप देख रहे हैं मांसाहारी भी होते हैं। यानी कि हम लोग सर्वाहारी ग्रुप में आते हैं। जो दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी ग्रुप है। आप लोग को पता होगा कि जो शाकाहारी होते हैं वो हमारे वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी कि वनस्पति खाते हैं। जो लेकिन मांसाहारी खाते हैं वो मांस खाते हैं। लेकिन जो दोनों कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला, यानी फूड चेन है क्या, फूड चेन क्या है, अभी हमने आपको एग्जाम्पल से बताया था पहले ही। आइए एक बार इसमें से देख लेते हैं। देखिए, सजीव प्राणी ऊर्जा के माध्यम से परस्पर संबंधित होकर आहार श्रृंखला की रचना करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, पारितंत्र में सभी खाने वाले एवं खाए जाने वाले जीव एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं। किस में बंधे हुए हैं, एक श्रृंखला में बंधे हुए। मैंने बताया कि ये इसको खाएगा, घास को ये खाएगा, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए देखिए कुछ उदाहरण हैं खाद्य श्रृंखला के, कुछ उदाहरण आइए हम लोग देखते हैं। आप ये देख रहे हैं, पी मतलब प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, एच मतलब क्या है, हर्बीवोरस या शाकाहारी। ठीक है, सी मतलब क्या है, कार्निवोरस।
ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे अलग अलग पारितंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे घास पारितंत्र, ये जलीय पारितंत्र और ये वनीय पारितंत्र। देखिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं हम लोग। घास पारितंत्र में ये उत्पादक है, उत्पादक को क्या खाएगा, ये प्रथम स्तर के यानी कि एच ये खाएंगे। फिर इसको ये किसको खाएंगे, ये भी हमारे क्या है कार्निवोरस खाएंगे। फिर ये इसको कौन खाएगा, ये खाएगा। ये शीर्षस्थ मांसाहारी हैं। अब आइए हम देखते हैं जलीय पारितंत्र में। देखिए जलीय पारितंत्र में ये हमारे क्या है, जल में भी प्लांट हैं, ये प्रोड्यूसर हो गए। फिर ये इनको कौन खाएगा, अब देख रहे हैं ये हर्बीवोरस, ये हमारा जो प्रथम स्तर के मांसाहारी है यानी कार्निवोरस है। ये सेकंड स्तर के ये शीर्षस्थ मांसाहारी हैं। अब देखिए ये वनीय पारितंत्र में है, ये आप देखिए पेड़ पौधे हैं, ये हिरन खाएगा, हिरन कौन खाएगा, ये खाएगा, यानी कि ये प्रोड्यूसर हो गया, ये हर्बीवोरस हो गया, ये कार्निवोरस हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। अब आइए देखिए आप क्या जैविक घटक क्या है। देखिए जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं, एक आता है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स, एक आते हैं चाहे उत्पादक बोलो चाहे स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स बोलो, या दूसरा देखिए उपभोक्ता या परपोषी या भक्षपोषी फैगोट्रॉप्स। देखिए कभी कभी क्या होता है आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाता है हिंदी में भी कि हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, क्या होते हैं हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोट्रॉप्स को उपभोक्ता बोलते हैं या परपोषी बोलते हैं या हमारा क्या बोलते हैं फैगोट्रॉप्स, इसको क्या बोल सकते हैं। अब घटक या डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, या इनको सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं या भिघटक बोलते हैं। ये सब नाम आपको याद रखना है। और देखिए हाँ इन तीनों से क्वेश्चन बने हुए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए हेट्रोट्रॉप क्या है, या कभी डिफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है या कभी उदाहरण के बारे में पूछ लिया जाता है। अब घटक कई बार पूछा गया है कि अब घटक क्या है, ठीक है। अब घटक क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और आप तो अभी मैंने कई बार बताया कि उत्पादक या स्वपोषी कौन से होते हैं। आप देखिए जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है इनके, परहरित क्लोरोफिल धारण करने वाले पादप और नीलहरित शैवाल। अब आइए देखते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। आप देखिए ये क्या है, जो जीव अपनी उत्तरजीविका के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। यानी देखिए यानी कहने का मतलब ये है, ये देखिए अपना खाना तो सेल्फ बना ले, आप ऐसे रखिए, ये डिपेंड होते हैं, क्या है ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हम लोग भी किस में आएंगे, हेट्रोट्रॉप्स में ही आएंगे। इसके एग्जाम्पल कौन से, प्राथमिक उपभोक्ता जिसमें शाक भक्षी, जिसमें कौन कौन से आएंगे, बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, कीट जैसे ग्रासहोपर आदि। द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता मांस भक्षी होते हैं जैसे बिल्ली, बाघ, चीता, चील आदि, ठीक है। अब देखिए अब घटक या मृतपोषी ये क्या होते हैं, जो मर जाते हैं, मर जाते हैं तब ये इसको खाते हैं। आप देख रहे होते हैं कि जो मर जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अटैक हो जाते हैं। अटैक करते हैं मतलब कि उसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या अब घटक होते हैं डिकम्पोजर, जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अपघटक जो होते हैं मृत पदार्थों के अपघटन एवं पुनर्चक्रण के लिए क्या है, उत्तरदायी होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखिए बैक्टीरिया, कवक एवं सूक्ष्म जीव। अन्य तथ्य क्या है, अधिकांश मृतपोषी, सूक्ष्म जीवी तथा और परपोषी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, देखिए ये देखिए सही क्रम, घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या। देखिए घास क्या हो गया, उत्पादक हो गया, घास को कौन खाएगा, यानी घास के ऊपर कौन है, टिड्डा। टिड्डा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा कौन खा सकता है, मेढक खा सकता है, या जो टिड्डा को खा सकते हैं, टिड्डा को चिड़िया भी खा सकती है, तो वो भी क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। सांप को कौन खाएगा, बाज या चील, तो शीर्षस्थ मांसाहारी हो गया। अब आइए देखते हैं साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम क्या है। आप देखिए यहाँ पे जो पेड़ पौधे हो गए ये स्वपोषी हो गए, इनको कौन खाएगा, छोटी मछलियाँ खाएंगी। छोटी मछलियाँ क्या हो गए, शाकाहारी उपभोक्ता। फिर जो छोटी मछलियाँ कौन खाएगा, बड़ी मछलियाँ खाएंगी, तो ये क्या हो गए हैं, मांसाहारी उपभोक्ता। अब आइए देखिए तितली के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। देखिए तितली जो है बहुत आवश्यक है, किसके लिए, परागण के लिए। जो पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, वो तितली की होती है। संख्या में गिरावट से पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी क्या अगर तितली की संख्या कम हो जाएगी, जो इसका परागण होगा, जो पॉलिनेशन का जो होगा, इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो निगेटिव पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में ये कार्य करते हैं। किसमें है ये प्राथमिक, जो तितली आते हैं किसमें आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, जो है क्या है, तितली प्राथमिक उपभोक्ता है। अब देखिए ये देखिए
ये स्थलीय पारितंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला, आप देख रहे हैं ये स्थलीय पारितंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला कौन से, अब घास देख रहे हैं, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, चील खाएगा। तो ये था स्थल पारितंत्र में। अब आइए हम देखते हैं खाद्य पारिस्थितिकी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला क्या है। आप देख रहे हैं पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन, इनको कौन खाएगा, जंतु प्लवक यानी जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन के क्या आएगा, शाकाहारी मछली। फिर ये क्या होगा, शाकाहारी की मछली कौन सी, बड़ी मछली या मांसाहारी मछली कंज्यूम करेंगी। तो ये हमारी क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए थोड़ा सा जो इसमें जो हिंदी है थोड़ा टफ है, ठीक है, इंग्लिश जो कि इजी है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। आहार श्रृंखलाएं अधिकतर होती है क्या है, क्रमिक होती है। विभिन्न वर्गों के जीव परस्पर संबंधित होते हैं जीव आहार के माध्यम से। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान कहलाता है क्या है, पोषण स्तर कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों या सोपानों या कड़ियों की संख्या सीमित हो जाती है, कितने, 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। थाइनेमेन ने खाद्य कड़ियों के समूह को नाम दिया था, क्या नाम दिया था थाइनेमेन ने, एक बार क्वेश्चन बना हुआ, किसने क्या नाम दिया था, उत्पादक, अपघटक एवं रूपांतरणकारी नाम दिया था। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए, कई बार मैंने बताया उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहते हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है। हरे रंग के लवक जिनको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन करते हैं, पौधे करते हैं, क्या करते हैं, पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक होते हैं मुख्य प्राथमिक उत्पादक, जो कि अभी हमने देखा है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी कौन है, बताइए, ये भी कौन है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब घटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव कौन सा है, चींटी। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पाद को हरे पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, अभी हमने बताया प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए क्या है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के प्रकार कौन से हैं, एक है चराई खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन है, एक है अपरद खाद्य श्रृंखला या अपघटक या डेट्राइज फूड चेन है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले ग्रेजिंग फूड चेन क्या है। ग्रेजिंग फूड चेन उत्पादकों से होकर शाक बच्चियों, मांस बच्चियों एवं सर्वाहारी तक जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो उत्पादक होता है यानी प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस और मांस और सर्वाहारी, ठीक है, ये दोनों पे जाती है। ठीक है, तो इसमें सारे उससे गुजरते हैं, लेबल से आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इसके प्रत्येक स्तर पर श्वसन, उत्सर्जन एवं विघटन द्वारा ऊर्जा का लॉस होता है। एक सीधी, सपाट व निश्चित खाद्य श्रृंखला का इसका निर्माण होता है। देख रहे हैं ऐसे, यहाँ प्रोड्यूसर हो गया, हर्बीवोरस हो गया, यहाँ कॉर्निवोरस हो गया, यानी कि यहाँ पे उत्पादक हो गया, यहाँ पे शाक बच्ची हो गई, यहाँ पे मांस बच्ची हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एकदम सीधी एवं सपाट खाद्य श्रृंखला निर्मित करती है। अब देखिए क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला या मृतोपजीवी आहार श्रृंखला है क्या। ये मृत कार्बनिक पदार्थ के बाद ये प्रारंभ होती है, जो मृत हो जाते हैं उसके बाद ये प्रारंभ होती है। चराई खाद्य श्रृंखला के बाद प्रारंभ होती है, अपघटकों द्वारा प्रारंभ होती है। ऊर्जा का स्रोत मृत जैविक पदार्थ अर्थात अपरद है। अब देखिए क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की अपरद खाद्य श्रृंखला आप है क्या देख रहे हैं, ये कचरा है, कचरा में मृत कार्बनिक पदार्थ या मृत जीवी हैं, तो इनको कौन खाएगा, स्प्रिंग टेले कीट खाएंगे। इनको कौन खाएगा, आप देख रहे हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, ये भी देख रहे हैं, ये कचरा भी हो गया, स्प्रिंग टेल कीट और छोटी मकड़ियाँ जो ये मांस भक्षी हैं। अब देखिए क्या है, आइए देखते हैं चराई खाद्य श्रृंखला एवं अपरदन खाद्य श्रृंखला का संयोजन क्या है। देखिए आप देखिए इसमें क्या है, पौधा हो गया, जब पौधे मर जाएगा यानी कि अवशेष हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया द्वारा क्या कर लिया जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा। जो बैक्टीरिया है ये क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला है। इधर आप देखिए ये क्या है, खरगोश और भेड़िया हैं, ये हमारे क्या है, ये चराई घास श्रृंखला में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, चराई घास श्रृंखला में आते हैं। जब ये दोनों मर जाएंगे तो इनके अवशेष एवं कचरा बन जाएगा, तो इनको कौन कंज्यूम करेंगे, बैक्टीरिया खाएगा। यानी कि जो इनका है
जो चराई खाद्य श्रृंखला है और जो अपरद खाद्य श्रृंखला है, ये दोनों एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब ये मर जाएंगे तो ये काम करेगा। अब आप डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, जो पौधा हो गया और ये खरगोश हो गया और ये भेड़िया हो गया, ये सब जो है चराई खाद्य श्रृंखला के हैं। जब ये पौधा मर जाएगा, ये इसके अवशेष हो जाएंगे, तो इसको कौन कंज्यूम करेगा? ये कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएंगे। और जो खरगोश और भेड़िया भी मर जाएंगे तो इनके जो अवशेष है, कचरा को कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये भी एक हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो अपरद खाद्य श्रृंखला है, ये भी बहुत काम करते हैं। क्योंकि अगर ये ना हो, केवल चराई खाद्य श्रृंखला हो, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत गंदगी फैल जाएगी। तो गंदगी को ये साफ करते हैं, कचरा को साफ करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न, आइए देखते हैं हम लोग क्या है। जलीय पारितंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसमें होता है? अधिक होता है। जो जलीय पारितंत्र में, ठीक है, तो जो चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। स्थलीय पारितंत्र में चराई की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाहित होती अधिक। यानी कहने का मतलब ये है कि जलीय में पारितंत्र में जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, लेकिन स्थलीय पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किसमें अधिक होता है? वो अपरद खाद्य श्रृंखला में अधिक होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं फूड वेब। मैंने बताया कि फूड वेब भी इंपॉर्टेंट है। फूड वेब, फूड जाल। देखिए, फूड वेब है क्या? समस्त आहार श्रृंखलाओं का क्या है? ये संयोजन है। यानी कि जैसे ये इसको घास को कौन कौन खा सकता है? घास को बकरी खा सकती है, घास को गाय भैंस भी खा सकते हैं, घास को टिड्डा भी खा सकते हैं। तो ऐसे एक जाल नुमा बना लेते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन्हीं को जो खाते हैं वो एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। क्या बताता है ये? किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन किसका उपभोग करता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के मध्य ऊर्जा एवं पोषकों का क्या है? ये स्थानांतरण होता है। भाई हमें कि जो खाना है क्या करता है? एनर्जी करता है। ठीक है, ये इतना आप समझिए। देखिए खाद्य जाल, देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या है? ये प्लांट है, पौधा। पौधा कौन खा सकता है? खरगोश भी खा सकता है। इधर आप देख रहे हैं चूहा भी खा रहा है। इधर तब देख रहे हैं ये भी क्या? बीज पक्षी भी, सीड ईटिंग बर्ड्स भी, ये भी पौधा, इसमें सीड भी खा रही है, ये भी खा रही है। इधर तरफ हमारा क्या? शाकाहारी कीट, यहाँ टिड्डा भी खा रहे हैं। अब देख रहे हैं ये दूसरे क्या है? ये जालनुमा आकृति बन गई। अब देखिए इनको कौन खा सकता है? अब देखिए ये प्राथमिक यानी क्या है? हर्बी शाकाहारी कीट, इनको कौन खा सकता है? इनको कीट पक्षी भी खा सकता है, इंसेक्टिवोरस बर्ड भी खा सकता है, इनको मकड़ी भी खा सकते हैं, इनको मेढक भी खा सकते हैं, इनको शिकारी कीट भी खा सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। यानी कि एक से ज़्यादा लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा फॉक्स, ये रैबिट को कौन खा सकता है? लोमड़ी खा सकती है। यहाँ और रैबिट को कौन खा सकता है? आउल खा सकता है। चूहा को कौन खा सकता है? ये भी लोमड़ी खा सकती है। तो ऐसे आप देख रहे हैं एक जाल नुमा आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? फूड वेब, ये खाद्य जाल। ठीक है, ओके। अब आइए ये देखते हैं ये क्या था। ये देखिए सरलीकृत आहार जाल आरेख, जिसमें आहार श्रृंखलाओं का अंतः संबंध तंत्र प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? 4 आहार श्रृंखलाएं। क्या है? 4 आहार श्रृंखलाएं जो ये प्रदर्शित करती हैं कि एक जीव मानो विभिन्न पोषण स्तरों पर हो सकता है। आप देख रहे हैं ये पोषण स्तर है। क्या है? विभिन्न पोषक स्तर है। ये ट्रॉफिक लेवल है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, प्राथमिक क्या हो जाएगा? अब देखिए प्राथमिक क्या है? देखिए प्राथमिक कौन कौन आ सकता है? गेहूं भी आ सकता है, पौधा भी आ सकता है, घास भी आ सकता है। ठीक है, अब और भी देखिए गेहूं भी है। देखिए गेहूं को कौन खा सकता है? चूहा भी खा सकता है। चूहा कौन खाएगा? सांप को, मोर क्या है? मानव। कीट, पौधे में कीट बैठता है। कीट को मुर्गी को भी मानव कंज्यूम करती है। घास को बकरी खाती है। बकरी कौन खाता है? मानव खाता है। गेहूं को मानव खाता है। ठीक है, ये हमारे क्या है? पोषण स्तर है। अब देखिए क्या है? क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? आइए देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषी कीमोसिंथेटिक जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या है? जो रसायन संश्लेषी होते हैं यानी कीमोसिंथेटिक जीवाणु होते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन सूर्य की ऊर्जा के बजाय ये पृथ्वी के भीतरी भागों में निर्मुक्त होने वाले समान रसायनों से रसो संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है ये अपना किससे बनाते हैं? प्रकाश की ऊर्जा से नहीं बनाते हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से नहीं बनाते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के भीतरी भाग में जो निर्मित होते हैं समान रसायनों से, ये रसो संश्लेषण क्या है?
रसो संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जो रसायन संश्लेषण होते हैं वो रसो संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या है, फूड जाल यानी कि फूड चैन और फूड वेब दोनों में अंतर क्या है। देखिए अंतर आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए क्या अंतर है इसमें। देखिए पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भोज्य पदार्थों क्या है, स्थानांतरण होता है। लेकिन अभी हमने देखा फूड जाल जो है विभिन्न पारितंत्रों की खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर इसमें क्या है, संयोजन है कि एक घास को बहुत लोग खा सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। इसमें जो क्या है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी विभिन्न पथों से गुजरता है। इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न आइए देखते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, कार्ल रिटर है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, कार्ल रिटर है। वर्तमान समय में सस्य क्षेत्र कौन क्षेत्र, सस्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं का परिवर्तन हुआ है। कहाँ पे, 50% से कम जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहते हैं, सस्य क्षेत्र कहते हैं। सतत व स्थानीय विकास संबंध रखता है किससे, नवनियतिवादी अवधारणा से, भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी डिटेल में सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 होते हैं, मैंने आपको 17 भी बताया था। ठीक है, PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुस्तरीय उपभोक्ता या सर्वाहारी का उदाहरण क्या है, मानव। आहार जाल की एक कड़ी को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, आहार श्रृंखला दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, ऊर्जा का प्रवाह। देखिए अभी हमने देखा था ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण क्या होता है, ऊर्जा का लॉस होता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह अचक्रीय तथा एक दिशा में होते हैं। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में, यानी किससे, अजैविक से जैविक की दिशा में क्या है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ आते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ, और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ। आपने देखा था यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बिवोरस, हर्बिवोरस से कॉर्निवोरस, यही आपको याद है। तो आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बता लेंगे। इसमें देखिए प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में हमें क्या होता है, लॉस होता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे जैसे हम लेवल बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा क्या बढ़ती है या घटती है, तो क्या होता है, घटती है। फिर ये देखिए प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक छोटा सा अंश सामान्यतः 10% अगले स्तर के जीवधारियों को प्राप्त होता है। देखिए 10% का नियम मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या आप जानते हैं, देखिए अपघटनकारी कार्बनिक पदार्थ के अंश अपरद डेट्रेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेट्राइटस कहलाते हैं या अपरद कहलाते हैं। मनुष्य ओमनीवोरस है, सर्वभक्षी होने के कारण एक से अधिक पोषण स्तर के सदस्य होते हैं। अभी हमने बताया मनुष्य क्या है, हम लोग क्या है, ओमनीवोरस या सर्वाहारी है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है, किसी आहार जाल यानी किसी फूड जाल में बहुत सी प्रजातियां एक से अधिक पोषण स्तर पर हो सकती है। इन प्रजातियों को क्या कहते हैं, बहुस्तरीय उपभोक्ता या सर्वाहारी। क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय उपभोक्ता या सर्वाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी स्थान की जैव विविधता जितनी अधिक समृद्ध होगी वहाँ की आहार श्रृंखला एवं आहार जाल होगा उतना ही अधिक लंबा एवं जटिल होगा। यदि किसी स्थान का आहार श्रृंखला सरल है तो वह पारितंत्र प्रतीक होगा किसका, अस्थिर एवं निर्धन जैव विविधता का। अब देखिए क्या है ये, क्या आप जानते हैं जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव है। यह पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक पतली परत है। यदि आप पृथ्वी को सेब के आकार के मानो तो जीवमंडल उसके छिकले जितनी मोटाई का होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जीवमंडल है वो पृथ्वी का वो भाग है जहाँ पे जीवन संभव है। और ये पृथ्वी की सतह के चारों, जैसे पृथ्वी है पृथ्वी की सतह के चारों ओर है। यदि क्या होगा, सेब है ये एप्पल के छिकली की तरफ है, ये क्या है हमारा जीवमंडल है, कितनी मोटाई है आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये हमारा नोट क्या है, देखिए
स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती है। किसके द्वारा होती है? शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि ये देखिए घास है, घास को कौन कंज्यूम किया? टिड्डा किया, यानी ग्रासहोपर किया। अब ये संभव नहीं है कि ग्रासहोपर से ग्रासहोपर को घास खा ले, यानी कि ये ग्रासहोपर को नहीं खा सकता। यानी कि क्या है, जो अंतः ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशी होता है, यानी कि ऐसे होता है। यानी कि क्या है कि उत्पादक खाएगा, उत्पादक उपभोक्ता खाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या है, ये क्रम है, यानी एक दिशी है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादक का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। किसके द्वारा? 10% ही से किसके द्वारा? शाकाहारियों द्वारा क्या होता है, ये एसिमिलेट हो पाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, आइए देखते हैं पोषण स्तर। ये ट्रॉपिक लेवल है क्या है ये? आहार श्रृंखला या पारिस्थितिकी पिरामिड का स्थान अथवा स्तर है। पारितंत्र में जीवधारियों द्वारा आहार ग्रहण करने का क्या है, ये स्तर है, ठीक है। यानी कि आहार कर सकते हैं। एक अन्य तथ्य क्या है, देखिए प्रत्येक वो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में क्या होती है, ये स्थानांतरित होती हैं। सामान्यतः किसी पारितंत्र में 4 पोषण स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक होता है, एक उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद क्या हमारा आता है? उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि 4 ये लेवल होते हैं। अब देखिए क्या है, कुछ प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी यानी चरण को पोषण स्तर भी कहा जा सकता है। सभी आहार श्रृंखला एवं आहार जाल स्वपोषी से आरंभ होकर परपोषी पर किस पे होते हैं? समाप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है प्रोड्यूसर से लेकर, यानी उत्पादक से लेकर के किस पे? कंज्यूमर पे समाप्त होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट डे लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, लेक्चर देखकर आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।